नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। मेरे हाथ में आज ये जो पेपर्स हैं इसमें एक लिस्ट है। लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 मंत्रिमंडल की। मोदी समेत 71 लोगों की टीम है। 5 कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जो एनडीए सहयोगियों के हैं। इसके अलावा 61 इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी 61 लोग जो है वो बीजेपी के हैं। आज इसी पूरी तस्वीर का डिकोडिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2019 के बाद 2024 का ये जो मंत्रिमंडल है, जो टीम मोदी है, ये कितनी अलग है और ताकत के तौर पर क्या कुछ संदेश दे रही है। सब कुछ जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोदी जी का मंत्रिमंडल जो है, सबसे पहला सवाल ओपन एंडेड यही है कि इसको आप देख के आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव को अगर आप देखें तो भाजपा के नंबर्स कम हुए। उत्तर प्रदेश जो कि उनका अपना होम टर्फ था, वहां नंबर, ये सब कास्ट इक्वेशन की वजह से दिक्कतें आई हैं इस बार। कैंडिडेट सिलेक्शन और कास्ट इक्वेशन को आप पढ़ नहीं पाए ठीक से, और उसी को फुलफिल करने के लिए मुझे लगता है कि आप देखिए कि इनके जो मंत्रिमंडल है पीएम समेत 71 लोगों का, 28 जनरल कैटेगरी के हैं, 27 ओबीसी हैं, आपके 15 SC ST हैं, 10 शेड्यूल कास्ट और 5 ST हैं, और 5 माइनॉरिटीज से हैं। लेकिन उसमें भी खास बात है, माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स नहीं है इस बार। तो इस तरीके से इसको पूरा एक स्ट्रक्चर दिया गया है कैबिनेट को, ताकि हर वर्ग को, चाहे जनरल कैटेगरी हो, SC ST हो, ओबीसी हो। पिछली बार ओबीसी 29 थे, इस बार ओबीसी थोड़ा कम है। उसके अलावा SC ST की संख्या बढ़ी है इस बार, और माइनॉरिटीज 5 हैं इस बार। तो सबको कवर अप करने की कोशिश की गई है ताकि एक परफेक्ट पिक्चर बनाई जाए। सहयोगियों को उनके संख्या के अनुपात में कैबिनेट की बर्थ और राज्य मंत्री की बर्थ दी गई है, जिसकी जैसी संख्या रही है। तो उस लिहाज से मुझे अभी तक के हिसाब से कहा जा सकता है कि एक संतुलित कैबिनेट दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको सहयोगियों को भी संतुष्ट करना है। क्या आपको यह नहीं लगता कि जिस तरीके से बीजेपी के नंबर्स आए और जिस तरीके से मंत्रालय, या यूं कहें कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं, मिनिस्टर्स हैं, खास तौर पर जो सहयोगी दल हैं उसके, उसे देख करके क्या आपको ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कम नंबर होने के बावजूद अपनी ताकत दिखाने की उसने कोशिश की है कि भाई 240 नंबर है, आप मेजोरिटी में नहीं है, उसके बावजूद आपने कह दिया कि 11 से ज्यादा नहीं देंगे? देखिए, बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो एनडीए का जो गठन हुआ, एनडीए का एक तरीके से स्वरूप तैयार हुआ, उसमें जो वक्त लगा, इधर 48 घंटे ज्यादा वक्त लगे शपथ ग्रहण में, उसके पीछे वजह यही थी कि एक फॉर्मूला तैयार किया जाए। अदरवाइज आप एक सांसद वाले भी अपने आप को कैबिनेट मांगेगा, एक छोटी पार्टी वो भी अपने आप को अपने किसी एक सांसद को अगर लेके जाती है तो उसके लिए कैबिनेट में अजीत पवार नाराज हो गए। तो इस दिक्कत को खत्म करने के लिए, और सबकी उपयोगिता भी है, आप ये समझिए किसी एक को छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो एक फॉर्मूला ऐसा तैयार किया जाए ताकि कोई नाराज ना हो। मुझे लगता है कि एनडीए में जब मिलके बातचीत हुई है तो सब लोगों ने इसमें अपनी हामी भरी है। भाई, टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में बन के आई है बीजेपी के बाद, उसने भी अपने आप को एक कैबिनेट बर्थ से संतोष किया, माना कि भाई ठीक है, हमारी संख्या के हिसाब से ये सही है जो फॉर्मूला बनाया गया। दूसरा, नीतीश कुमार, वो भी इस बात से संतुष्ट रहे। तो जब ये दो बड़ी पार्टियां, जेडीयू को 2 दिया है, जेडीयू को 2 कैबिनेट बर्थ दिया है, 2 कैबिनेट बर्थ। तो आप समझिए कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है। 5 है। देखिए, मैं बता रहा हूं कि राम मोहन नायडू हैं, ये टीडीपी से हैं, जेडीयू से लल्लन सिंह, हम से जीतन राम मांझी, जेडीएस से HD कुमार स्वामी और एलजेपी से चिराग पासवान। एक और मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर, वो भी जेडीयू से, लेकिन वो कैबिनेट में नहीं है। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूं, एक फॉर्मूला जो तैयार किया गया था, उस फॉर्मूले के तहत जो जिस खांचे में फिट हो रहा था उसको वो दी। अब कुछ अपवाद भी हैं। अब हमसे जीतन राम मांझी एक इकलौते जीत के आए, उनको कैबिनेट बर्थ दी गई। अब उसके पीछे का उद्देश्य यह है कि लगातार जो आरक्षण की बात की गई, संविधान खतरे में है, लोगों का हक खतरे में है, उस चीज को, इस देश की जो सबसे निचली आबादी है उससे आने वाले एक मुसहर समाज के आने वाले व्यक्ति को कैबिनेट की बढ़ती गई। और तो 25 में विधानसभा चुनाव भी बिहार में है, तो वो भी इनको एक मैसेज देने की बात की गई। कुछ अपवाद है, बिल्कुल, आप उस तरह आप देख सकते हैं कि आप चिराग पासवान को आप देख लीजिए, हालांकि वो उस खांचे में फिट होते हैं।
आप आरएलडी को देख लिए, स्वतंत्र स्वतंत्र प्रभार प्रभार है, का जयंत राज्य चौधरी मंत्री के बना पास, दिया गया। ठीक बात है। तो एक फॉर्मूला इजाद किया गया, उस हम्म। फॉर्मूले के तहत ये कैबिनेट भर दी गई। कुछ अपवाद हैं, और वो अपवाद इसलिए हैं क्योंकि अगर उस अपवाद को आप लेके नहीं चलते तो आप मैसेज अच्छा नहीं दे पाते। जीतन राम मांझी उसके एक सबसे सटीक उदाहरण है कि एक इकलौते जीत के आए और कैबिनेट सबसे उम्रदराज है, कैबिनेट की बर्थ मिली है, और इस देश के जो जाति व्यवस्था उसमें सबसे निचली पायदान से आते हैं। और मुझे लगता है इसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी कुछ इनके पक्ष में चल भी रहा है इस समय। उत्तर प्रदेश की बात करते, देखिए सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को यूपी से ही लगा है। यूपी की जो कैबिनेट है, जो स्पेस मिला उत्तर प्रदेश को इस बार, उसको आप कैसे देखते हैं? एक तो रणनीतिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर देखेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में भी बांट करके, कि मान लीजिए पश्चिम से, फिर पूरब से, बुंदेलखंड से, अवध से, और फिर उसके बाद जाति इक्वेशन कैसे साधे गए। हरदीप पुरी हैं, राज्यसभा से हैं लेकिन उनको जगह दी गई है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल लगातार 3 बार से वो जीत रही हैं और तीसरी बार फिर वो मिनिस्टर है, मंत्री हैं। तो यूपी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यूपी में प्रधानमंत्री को लेकर के 11 टोटल मंत्री बनाए गए हैं। 2 कैबिनेट बर्थ है, राजनाथ सिंह है, हाँ। और इसके अलावा हरदीप पुरी हैं। हरदीप पुरी माइनॉरिटीज से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। सवर्णों की बात करें तो राजनाथ सिंह है, इसके अलावा कीर्तिवर्धन सिंह है, 2 ये हो गए। और इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो पीएम को लेकर के 5 ओबीसी भी उसमें शामिल है, इसमें जयंत चौधरी भी है। तो इसको भी जनरल ओबीसी दलित समुदाय से एसपी सिंह बघेल हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ ओबीसी कम किए गए हैं क्या इस बार? क्योंकि चर्चा 5 है, आप 11 में 5 हैं, 5 ओबीसी हैं। 11 में प्रधानमंत्री को भी ले लिया जाए 19 से अगर उसको तो 19 में आप देखिए संख्या भी ज्यादा थी, 15 मंत्री भी थे। इस बार संख्या कम हुई है, रिप्रेजेंटेशन भी कम हुआ है। पिछली बार प्रधानमंत्री को लेके 14 और 19 में दोनों बार उत्तर प्रदेश से 15 मंत्री तैयार थे, लेकिन इस बार संख्या कम हुई है, तो उस लिहाज से रिप्रेजेंटेशन भी, लेकिन फिर भी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद आते हैं जनरल कैटेगरी, उसके बाद आते हैं SC ST ओबीसी, और माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो हरदीप पुरी है उसमें। मुस्लिम माइनॉरिटीज की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन इनफैक्ट मोदी कैबिनेट में ही नहीं है। पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में है कि मुस्लिम कोई मंत्री नहीं बन रहा है। रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। अनुप्रिया पटेल को छोड़ दे तो कोई दूसरा मंत्री, पहले स्मृति ईरानी हुआ करती थी, वो चुनाव हार गई, तो अनुप्रिया पटेल का 3रा टर्म है, लगातार वो बनती चली आ रही है। पिछली बार 2 बार से लगातार उनके दो टिकट मिल रहा था, 2 बर्थ मिल रही थी, जीत के आ रही थी, खुद मंत्री बनती थी। लेकिन इस बार वो अपने जीती हैं, उनके पार्टी से एक हार हुई है, तो ऐसे में उनको राज्य मंत्री का पद दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी एक तरीके से 11 मंत्री बने, उस लिहाज से एक संतुलित स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है, ताकि सबको सेटिस्फाई किया जा सके उस जाति इक्वेशन को, कास्ट इक्वेशन की बात जहां जहां की जाती है। कुछ चीजों में अपवाद हैं, जैसे बिहार है, आप उसको ले सकते हैं, कर्नाटक है, आप इवन पंजाब आप देख लीजिए, वहां कोई सीट नहीं जीती गई, फिर भी एक मंत्री बनाया गया, हारने के बावजूद मंत्री बनाया गया, रवनीत बिट्टू। हाँ। बिल्कुल। तो इस तरीके से बनाया गया है कि ताकि जहां जहां पे पार्टी मजबूत है, कास्ट इक्वेशन की दिक्कत हुई है, उसको फुलफिल किया जाए। दूसरी बात, जहां पार्टी को हार हुई है लेकिन वोट शेयर बढ़े हैं, वहां पे और काम किया जाए। केरल है, तमिलनाडु है, पंजाब है, यहां भी मिनिस्टर्स दिए गए हैं ताकि हम यहां पर काम कर पाए आने वाले समय में। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, इसके अलावा ये 3 जो स्टेट हैं, इसमें आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है जी। क्या आने वाले दिनों में जो अभी कैबिनेट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते क्या कुछ हमें चेंज देखने को मिलेगा? क्योंकि उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन अभी वहां पर कम से कम नहीं है। महाराष्ट्र में अजीत पवार नाराज हैं, मेरे ख्याल से 6 वहां पर मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं वहां पर, जो जिनको मंत्रालय मिले हैं। झारखंड में 3 दिए, झारखंड में भी चुनाव होना है जी। इसके अलावा आप देखिए दिल्ली में, हरियाणा, दिल्ली में 1 मिनिस्टर मिला। तो क्या ये चीजें अभी आने वाले दिनों में फेरबदल होगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव के हिसाब से ये समीकरण कम से कम फिट दिखाई नहीं दे रहे बीजेपी के पास। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी ने जहां अपना बेस्ट दिया है, झारखंड है, दिल्ली है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई बदलाव होगा जो चल रहा हो, और बहुत अर्ली हो जाएगा कि शपथ लेने के कुछ ही दिनों बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हो। कम से कम मुझे लगता है साल भर कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, महाराष्ट्र में प्री पोल अलायंस के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है, अगर महाराष्ट्र में आप चुनाव में जाएंगे तो आपको अजित पवार,
एकनाथ शिंदे, बीजेपी, इनके बीच में फिर से अब तालमेल अपना इस लोकसभा चुनाव के बाद सबकी अपनी संख्या के हिसाब से आप जब प्री पोल अलायंस करेंगे, सीटों का बंटवारा होगा, तो मुझे लगता है कि उसमें फिर से आज के हिसाब, पहले के हिसाब से और नतीजों के बाद के हिसाब से कुछ बदलाव हो सकता है। अभी मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिलहाल अभी कोई फेरबदल होगा। हाँ, ये हो सकता है कुछ बर्थ खाली हैं, आवश्यकता पड़ी तो किसी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अभी चेंजेस जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि अब आने वाले वक्त में जो भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, अगर कोई प्री पोल अलायंस, जैसे महाराष्ट्र बहुत क्रूशियल रहा है, वहां पर मुझे लगता है कि अब अजित पवार भी उस स्थिति में नहीं है कि अब अपनी बार्गेनिंग कर सके, ताकत दिखा पाए, उनको मौका मिला और साबित नहीं कर पाए। एकनाथ शिंदे भी जो कहा जा रहा था बतौर सत्ताधारी दल, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। उस लिहाज से मुझे लगता है अब बार्गेनिंग पावर वहां पर कम हुई है, और उस लिहाज से अभी प्री पोल अलायंस जब होगा, सीटों का बंटवारा होगा, तो वहां पे एक बार फिर से झगड़ा जरूर देखने को मिलेगा। और ये बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर पर ये जो 100 डेज के प्लान की बात हो रही है, और उसी के अराउंड मुझे लग रहा है चुनाव भी होंगे आने वाले वक्त में। तो मुझे लगता है कि तब ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि विपक्ष भी 234 सीटों के साथ में इस बात की सिर्फ राह तक रहा है कि कब अलायंस के बीच खटपट हो और कब वो अपना काम शुरू करें। हाँ, देखिए, बिल्कुल, देखिए, ये तो लगातार इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो राइट टाइम का वेट करेंगे, लेकिन आप राइट टाइम सिर्फ एक तरफ मत देखिए, दूसरी तरफ भी देखिए। इंडिया अलायंस भी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वो कमजोर होता जाएगा। मसलन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जेल में है, पंजाब में करारी हार हुई है, दिल्ली में करारी हार हुई है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि वो कांग्रेस से अलग होकर स्टेट इलेक्शन लड़ेंगे। ममता बनर्जी अलग होकर चुनाव लड़ी। इंडिया अलायंस में उनके नंबर जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कभी कुछ कहा नहीं है कि हम बाहर से साथ में इंडिया गठबंधन के साथ हैं, नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आता तो मुझे लगता है वहां पे सर फुटअव्वल ज्यादा होता। तो कुल मिलाकर के 100 डेज का जो प्लान है मोदी कैबिनेट का, या टीम मोदी का, या प्रधानमंत्री मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है 3.0, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जो टीम है यह ऐतिहासिक टीम है। 57 थे 2019 में मंत्रिपरिषद में, और इस बार 14 ज्यादा है, यानी कि 71 मंत्री हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी भले ही इलेक्शन टैली में कम नंबर्स के साथ नजर आ रही हो, लेकिन ये जो टैली दिख रही है, जो कम से कम जो मंत्रिपरिषद दिख रहा है, ये सीधे तौर पर मैसेज दे रहा है कि आने वाले दिनों में एक मजबूत टक्कर देखने को मिलेगी, और एनडीए कम से कम पहले दिन से मजबूती के साथ अपनी तैयारी करके चल रहा है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा एनालिसिस कैसा लगा, आप जरूर बताइए, और इसको शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।